मान श्रीमान डॉक्टर रविंद्र कान्हेरी जी और सभा में उपस्थित देश भर से आए हमारे शिक्षा जगत के विद्वजन, आदरणीय बंधुओं, आदरणीय बहनों, डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी। इस सत्र में विषय रहेगा देश के स्व आधारित सामाजिक आर्थिक विकास में हमारी भूमिका। जब देश के बारे में चर्चा करते हैं कि देश का विकास कैसा हो, तो पहली शर्त यही है कि देश क्या है यह तो ध्यान में हो। हमारा देश कैसा है? और जो विकास की इस आपाधापी में, दौड़ में, उन्होंने ये कर लिया, उस देश ने ये कर लिया, ऐसा करते करते हम इस अंधी दौड़ में फंस न जाएं। तो अपने देश को समझना और जानना ये पहली शर्त है। हमारा देश दुनिया के अन्य देशों से अलग है, पहली बात तो यह है। सारे विश्व में जितने भी देश हैं उनका एक इतिहास है और सबको मालूम है कौन देश का प्रारंभ हुआ और कैसे प्रारंभ हुआ, कैसे बना। तो अधिकांश देश ऐसे आपको मिलेंगे, विशेष तो पूरा यूरोप, अमेरिका, जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं, उन सब में एक बात लगभग समान ये मिलेगी कि सभी देशों का जो उद्भव है, उनका जो एक प्रकार से निर्माण है, इवोल्यूशन है, वो संघर्षों में से हुआ है। वो सेनाओं ने किया है, राजाओं ने किया है, कि किसी क्रांति ने किया है। तो एक बड़ा रिवॉल्यूशन हुआ और एक रिएक्शन में, एक प्रतिक्रिया में एक देश, एक नेशन सामने आता है। तो ये नेशनहुड, नेशनलिज्म, ये दुनिया का एक महत्वपूर्ण फिनोमिना है। भारत ऐसे विकसित हुआ देश नहीं है। यह फंडामेंटल बात है, मौलिक आधारभूत बात है। और ये जो विशेषताएं उन देशों में प्राप्त होती है, मिलती है, वो विशेषताएं भारत में होंगी आवश्यक नहीं है। और जो बातें हमारे यहां जो विकसित हुई, उत्पन्न हुई, वो वहां होगी ये आवश्यक नहीं है। और ये अपने देश को समझना ये बहुत आवश्यक है किसी भी विकास की कल्पना करने के पहले, क्योंकि हमारा देश बाकी के दुनिया के इन यूरोपीय देशों से जो हमारे सामने खड़े हैं उनसे सर्वथा बहुत 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 भिन्न है। हमारी कल्पनाएं भिन्न है, हमारी योजनाएं भिन्न है, हमारे गंतव्य लक्ष्य ये भिन्न है, हमको प्राप्त क्या करना ये भिन्न है। और इसलिए विकसित देश के जो पैरामीटर्स है, विकसित देश के जो आधार बिंदु दुनिया में जो मान्य हैं, वो हो सकता है हमको मान्य ही ना हो। तो विकास की परिभाषा भी उनकी भिन्न है, हमारी भिन्न है। और ये पहली बात है अपने देश को समझना। और ये आज का विषय ये नहीं है मैं देश को समझाऊं, लेकिन फिर भी बहुत संक्षेप में 2 मिनट में अगर समझना हो तो क्रमांक 1, हमारा देश राजनीतिक और अवधारणाओं से निर्मित हुआ राष्ट्र नहीं है। ये कोई पॉलिटिकल इवोल्यूशन नहीं है। हमारे देश का जो इवोल्यूशन है वो है ही स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक दृष्टि से हमने समस्त दुनिया को, समस्त विश्व को ही एक माना है। हाँ, ये बात सच है, वो सारे विश्व को एक मानने वाला जो विचार है और उस विचार पर जीने वाला समाज है वो यहां रहता था। हमने भेद नहीं किया। और ये भेद दृष्टि, विरोधी दृष्टि, संघर्षमय दृष्टि और स्वभाव ये भारत का है ही नहीं है। और जो भारत की जो मौलिक देन है, जो मौलिक हमारी जो स्पिरिट है, आत्मा है हमारे देश की, वो ये है कि ये सब 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 एक ही है।
अनंत विविधताओं में जो एक है, जो एकत्व है, उसको समझना, उसको अनुभव करना, उसको ध्यान में रख करके जीना। अपने जीवन के सभी कार्यों को, अपने जीवन के सभी विधानों को, अपने जीवन की सभी आवश्यकताओं को इस एकत्व की भूमिका के साथ देखना, अलग नहीं। और एकत्व माने तो संपूर्ण मानव समाज का एकत्व एक पक्ष है, और समस्त सृष्टि का एकत्व ये उसके साथ अंतर्निहित है। मनुष्य इस प्रकृति से अलग नहीं। एक तो बात, पहली बात, सारे दुनिया के मनुष्य हम सब एक ही है। ये बात हजारों हजारों वर्ष पहले हमारे देश ने कही, और आज तक, इवन टुडे, आज तक भारत में कोई भी विचार इसके विरोध में नहीं खड़ा हो सका। भारत का कोई भी विचार, वो जो केरल से कर्नाटक तमिलनाडु का विचार हो, तो कश्मीर, आसाम, मणिपुर, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र में उत्पन्न हुआ विचार हो, इस मौलिक एकत्व के विरोध में खड़ा नहीं हुआ। संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण पृथ्वी पर जितने भी मनुष्य हैं वो एक ही है, पहली बात। और मनुष्य और प्रकृति एक साथ है, अंग संग है। और तीसरी बात, ये मनुष्य प्रकृति, इस सब के अंदर ईश्वरीय तत्व एक है। वो ईश्वरीय तत्व सबके अंदर है, उससे ये देश निर्मित हुआ। बंधुओं, ये मौलिक बात है, फंडामेंटल बात है, इसको ध्यान में रखना है। और बाकी जितने भी विचार होंगे, वो चाहे मकान बनाने का है, चाहे व्यापार करने का है, परिवार चलाने का है, कृषि करने का है, कोई भी उद्यम खड़ा करना है, कोई भी साहित्य का निर्माण करना है, कंडीशन प्रेसिडेंट इज दिस वन, वी ऑल आर वन। और नंबर 2, इन सब एक के अंदर भी वो एक बैठा है, वो एक ही है। इस मौलिक दर्शन ने हमारे अंदर के जितने भी संघर्ष थे, जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स थे, उन सबको रिजॉल्व कर दिया, सबको समाधान दे दिया। काहे का संघर्ष है? कोई संघर्ष नहीं, हम एक ही है। संघर्ष काहे का है? ये सब एक ही है। भाषा का क्या संघर्ष है? एक ही है। भूगोल का क्या संघर्ष है? सब एक ही है। काले गोरे का क्या संघर्ष है? सब एक ही है। पढ़े और निरक्षर का क्या भेद है? एक ही है। बंधुओं, हमारे देश की एक मौलिक बात है, बाकी सारा विकास इसके चारों तरफ चलेगा, ध्यान रखिए। अरे मौलिक बात निकल गई तो हम कहां पहुंचेंगे? भगवान मालिक है फिर। और इसलिए अपने देश का विकास का विचार करते समय इस मौलिक एक दर्शन को ध्यान में रखना। और क्रमांक 2, इस दर्शन को ध्यान में रखते रखते अपने को विकास तो करना है, हर दृष्टि से विकास करना है, लेकिन साथ साथ उस एकत्व की खोज भी करनी है, उस एकत्व का अनुभव भी करना है। वो एक कौन है उसको जानने की कोशिश भी करनी है। और इसलिए धीरे 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 मुक्ति की ओर बढ़ना है, इस बंधन से छूटना है, मोक्ष की ओर बढ़ना है। वैभव तो पाना है, लेकिन अंतिम लक्ष्य मोक्ष है, मुक्ति है, परमानंद है, ये दूसरा पक्ष है। अब तीसरी बात, हम सभी को अपने देश के इतिहास का ध्यान रखना है। ये केवल कल्पना लोक की बात है, ऐसा नहीं है। वो शास्त्रों में बड़े बड़े लोगों ने लिख के रख दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। मूल सिद्धांत के आधार पर इस देश ने कैसा विकास किया था, इस पर आप सब लोग अध्ययन करिए, करते भी हैं और करिए। कौन लोग थे नक्षत्रों की गति नाप रहे थे और स्टील का प्रोडक्शन भी कर रहे थे, बड़े बड़े शास्त्र भी लिख रहे थे, और साधना करते करते उस एकत्व को अनुभव भी कर रहे थे। आध्यात्मिक साधना और भौतिक उन्नति, ये दो विपरीत दिशा में जाने वाली रेखाएं नहीं थी, दोनों का समन्वय था। अध्यात्म जीवन में उतर जाए, और जो भी ज्ञान विज्ञान है ये इसके साथ साथ समानांतर आगे बढ़े, ये विकास। आत्मनो मोक्षार्थ, अपना मोक्ष चाहिए और जगत के हित के साथ चाहिए, जगत हिताय चल। समुत्कर्ष भी चाहिए, जिसको हम विकास कह रहे हैं। आज जब हम विकास की बात करते हैं तो निश्चय उसको तो भूले ही जाते हैं।
कोई भी प्राध्यापक जब विकास की बात करता है तो निःश्रेयस की बात ही नहीं करता। और जो प्राध्यापक, जो साइंटिस्ट, जो हमारा और अर्थशास्त्री निःश्रेयस की बात नहीं करता है, मान लीजिए वो भारतीय दर्शन पर नहीं चल रहा, कहीं और भटक रहा है, समुत्कर्ष की बात तो कर रहा है। ये वर्ल्डली एवोल्यूशन है, तो ये वर्ल्डली प्रोग्रेस है, ये मेटीरियलिस्टिक प्रोग्रेस है। सड़क कैसी बनी, एयरपोर्ट कैसा बन गया, रेल लाइन कैसी जा रही है, मिसाइल कहां जा रही है, इकोनॉमी कैसी चल रही है, जीडीपी कैसा बढ़ रहा है, ऑल दीज थिंग्स आर वर्ल्डली मेटीरियलिस्टिक, जिसको हमने कहा समुत्कर्ष। लेकिन साथ साथ हमारे उन विद्वानों ने कहा निःश्रेयस, ये सब प्राप्त तो करो, छोड़ने के लिए ये ध्यान में रखिए। और जब भारत का दर्शन कहता है ये दोनों दिशाओं में आगे बढ़ो, दोनों, और हमारे देश ने किया था। और वो आज का विषय नहीं है, वो आज मैं चर्चा नहीं करूंगा कि हमने समुत्कर्ष कितना किया, निःश्रेयस कितना किया, ये आज का चर्चा का विषय नहीं है। लेकिन ये पक्का बात है, भारत वर्ल्ड इकोनॉमी में बहुत अच्छे स्थान पर था। वो चर्चा मैं नहीं करता, आप करिए बाद में। और हर क्षेत्र में था, हम गणित में भी आगे थे, मेटलर्जी में भी आगे थे, मानव शरीर विज्ञान के अध्ययन में भी आगे थे। अभी सरोज बालाजी हमको मिली एक दिन दिल्ली में, जो IAS ऑफिसर रही है। उन्होंने 3500 BC एक मनुष्य का कंकाल का उसका स्टडी, वो पौरुष वो निकाला। तो उसमें जो जबड़ा है, जौ है, जो भारत में खुदाई में निकला है, उसमें 2 दांतों में ड्रिलिंग करके और एक मेटल भरा हुआ है। अब बताइए आप, 3500 वर्ष पहले 2 दांतों के अंदर ड्रिल करके, जिसको आप कहते हैं रूट कैनाल करना, वो करके एक मेटल भरा है, फिलिंग की है, रिफिलिंग हुए, वो निकला है खुदाई में। अब दुनिया के जितने मेडिकल कॉलेज है, डेंटल मेडिकल कॉलेज, वो मान गए इस बात को, भारत में जो डेंटल सर्जरी है वो सबसे पहले हुई है। लेकिन दुर्भाग्य क्या है, भारत का जो डेंटल मेडिकल कॉलेज है वो इसको मानने को तैयार नहीं है। वो हमको फोटोग्राफी दिखाए और दुनिया के मेडिकल कॉलेजेस में ये अब रिकॉग्नाइज हो गया, मान्यता प्राप्त हो गया। अभी तक जो नॉन हिस्ट्री है वर्ल्ड की डेंटल सर्जरी की, वो भारत की है। वहां तक हम लोग पहुंचे थे। लेकिन स्वतंत्रता के बाद क्या स्थिति होगी हम जानते हैं। आजादी के बाद फिर एक नई लड़ाई हमने लड़ी। बड़े बड़े जो विश्वविद्यालयों को चलाने वाला देश एक प्रकार से निरक्षर देश में बदल गया। बड़ी बड़ी जो दुनिया की अर्थनीतियों में, आर्थिक विषयों में स्थान रखने वाला देश बहुत गरीब देश में बदल गया। और स्थिति ऐसी हो गई कि हम अपने देश का पेट भरने के स्थिति में नहीं थे। मैं कई बार वो व्याख्यान में बोला भी हूं कि भारत केवल 1 करोड़ टन गेहूं पैदा करता था 1950 और 60 तक। आधा गेहूं, इतना ही गेहूं हम विदेश से मंगाते थे, तब देश का पेट भरता था। आज भारत 13 करोड़ टन गेहूं पैदा करता है। उन्नति तो हुई है, हर फील्ड में हमने उन्नति करी है। दूध के प्रोडक्शन में आज भारत दुनिया में नंबर 1 है, फलों में और सब्जी में नंबर 1 है, मिसाइल में भी अब लगभग नंबर 1 पे है। सैटेलाइट को लॉन्च करने में सबसे सस्ता भारत नंबर 1 है। सेना के मामले में भारत भी आज दुनिया में स्थान रखता है। 1000 मेडिकल सीट थी पहले भारत में, 47 से 50 के लगभग, आज लगभग 1.5 लाख MBBS की सीट है भारत में। दुनिया में सब जगह भारत के डॉक्टर, भारत के इंजीनियर्स आज है, दिख रहे हैं। GDP बढ़ रही है, तेजी से बढ़ रही है। हम 4 ट्रिलियन को पार कर रहे हैं। 4th बड़ी इकोनॉमी हमारी आज हो रही है। बस सच है। हमारे जो एयरपोर्ट्स है, हमारे हाईवेज है, जैसे मैंने बताया, आज दुनिया में हम कह सकते हैं कि दुनिया में नंबर 1 के हमारे ये डेवलपमेंट्स है। आज दुनिया इस बात को जानती है। एग्रीकल्चर के साइंटिस्ट भी आज दुनिया में आज हमारे क्रमांक 1 पर है। हमारे पब्लिकेशंस भी जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के थे, वो आज दुनिया में मान्यता प्राप्त है, अच्छे स्थान पर है। हमारे इंजीनियर, दुनिया के हर बड़ी कंपनी में आज हमारे इंजीनियर्स हैं, और दुनिया के हर बड़े मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल्स में आज हमारे डॉक्टर्स हैं।
एक विकास का ये जो दृश्य है ये अच्छा लगता है। और हम देख रहे हैं कि ये बात सच है कि आज दुनिया में जो भारत के बच्चे बाहर गए हैं, वो भारत के बच्चों ने जो दुनिया में भारत में पैसा भेजते हैं, दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसा भारत के बच्चे भेजते हैं। सबसे बड़ा अमाउंट जो है भारत के ही बच्चे जो बाहर है अपने घर परिवार के लोगों को भेजते हैं, वो अमाउंट जो है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा है। तो एक प्रकार का ये 75 साल का जो एक प्रकार का डेवलपमेंट है हमारा, ये सारे दुनिया को एक चकाचौंध करने वाला तो है। दुनिया इस बात को तो रिकॉग्नाइज कर गई है कि भारत जो है एक सामान्य देश नहीं है, एक महत्वपूर्ण देश है। लेकिन बंधुओं, ये जो मॉडल जिस पर हम चल पड़े हैं, ये दुनिया भर में चलता मॉडल है। लगभग कम्युनिस्ट मॉडल में फेल हो गया। वहां पुतिन साहब बैठ गए, वो परमानेंट बैठ गए। वहां उत्तर कोरिया में किम साहब बैठ गए, वो परमानेंट बैठ गए। चीन वाले वो परमानेंट बैठ गए। एक प्रकार की डिक्टेटरशिप सब जगह अपना ली लोगों ने। वो कम्युनिस्ट मॉडल मतलब फेल मॉडल। वो अंदर से वो तो कैपिटलिस्ट ही है, लेकिन शासन सत्ता संभालने के लिए वो कम्युनिस्ट हो गए और ये इनके इन प्रकार इन्होंने सत्ता कब्जा कर लिया। और दूसरा मॉडल कैपिटलिस्ट है, एक प्रकार से कहे तो। अब मोर और लेस सारे देश में एक ही मॉडल चल रहा है आर्थिक विकास का, वो कैपिटलिस्ट मॉडल है। इसमें कोई संभ्रम रखने की आवश्यकता नहीं है। और ये मॉडल जो है ना, इसमें साइंस और टेक्नोलॉजी रिसर्च करती है, नए नए आइटम बनाता है, टेक्नोक्रेट इंजीनियर्स बना देते हैं, इंडस्ट्रीज उसको प्रोडक्शन में ले आता है, मार्केट उसको सामने लाता है, विज्ञापन आता है और लोग खरीदने के लिए दौड़ पड़ते हैं मार्केट में। लोग प्रॉफिट कमाते हैं, लोग खरीदते हैं, लोग प्रॉफिट कमाते हैं, लोग खरीदते हैं। ऐसा करके एक सर्किल बन गया। पूरी दुनिया में यही सर्किल है आज। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रीज, प्रोडक्शन, मार्केट, विज्ञापन, परचेज और प्रॉफिट्स। लेकिन इसने किया क्या? आज दृश्य कैसा बन गया? वो दृश्य ऐसा बन गया, जो कैपिटलिस्ट है वो धीरे 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 बड़े कैपिटलिस्ट बनते चले गए। पूंजीवादी व्यवस्था धीरे धीरे बड़े पूंजीवादियों को जन्म देती है और छोटे को समाप्त करती जाती है। हर बड़ी इंडस्ट्री छोटी इंडस्ट्री को समाप्त करती है। तो सेंट्रलाइज जो डेवलपमेंट का मॉडल अब दुनिया भर में चल पड़ा। योगायोग भारत ने भी वही ले लिया। आज भारत में लगभग 800 डिस्ट्रिक्ट है, 800 जिले हैं। आप उंगली पर गिन के बताइए कितने जिलों का विकास हो रहा है। 20 के बाद 21 नाम आप नहीं गिन सकते। बेंगलोर बढ़ रहा है, बंबई है, सूरत है, अहमदाबाद है, हैदराबाद है, दिल्ली है, नोएडा है, जयपुर है। फिर कहेंगे अच्छा एक लखनऊ भी बढ़ रहा है, थोड़ा पटना बढ़ रहा है, और बढ़िए तो एक आधा और नाम गिनाएंगे आप, बस उसके बाद आप बंद हो जाएंगे। और तो कोई शहर बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा है, यही बढ़े और ये तेज बढ़ रहे हैं। हर शहर 1 करोड़ के बाद 2 करोड़ की ओर बढ़ रहा है। बंधुओं, बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। ये केवल 15, 16, 20 केवल बड़े शहर बढ़ रहे हैं और इनके साथ 100, 150, 200 इंडस्ट्रियल एरिया बढ़ रहे हैं। बाकी 7.5 लाख गांव का क्या हो रहा है? 7.5 लाख गांव के बच्चे केवल मजदूरी करने के लिए जाते हैं और इसलिए करोड़ों लोग माइग्रेट करते हैं। कोई बंबई जा रहा है, कोई सूरत जा रहा है, कोई बेंगलोर जा रहा है, कोई नोएडा जा रहा है, कोई कलकत्ता जा रहा है, कोई अहमदाबाद में, हैदराबाद में। ये 25-30 शहरों में ही लड़के जाते हैं और ये करोड़ों लोग वहां जाते हैं। ये जो माइग्रेशन है और वहां नौकरी करते हैं, एवरेज नौकरी उनकी 12,000 रुपए की है केवल। एक और देश में 1% लोगों के पास 40% ऑफ एसेट्स आ रहे हैं। 1% पॉपुलेशन जो है, इट होल्ड्स मोर देन 40% ऑफ नेशनल इनकम एंड नेशनल एसेट्स 1% के पास। और देश में 70% लोग ऐसे हैं जो कमाते हैं। कमाने वाले लोग जो है उनकी आमदनी 10,000 रुपया महीने से कम है। ये खतरनाक है। मैं 70% थोड़ा कम बोल रहा हूं, जो स्टैटिस्टिक्स के डाटा है वो बहुत ज्यादा है। और इसमें से भी 20% ऐसे हैं जिनकी आमदनी 5,000 रुपया महीने से भी कम है।
देश में कुछ लोग ऐसे हैं 1 लाख करोड़ रुपया साल में कमा रहे हैं और कुछ लोग ऐसे हैं। ये कैसा मॉडल है? हमारे देश में अभी भी लगभग 60% लोग गांव में रह रहे हैं, अभी भी। चाहे भले भी नौकरी शहर में करके गांव चले जाते हैं रात को, लेकिन 60% पॉपुलेशन अभी भी रूरल पॉपुलेशन में काउंट हो रही है। अमेरिका में 2% है, और 2% के पास में जो लैंड होल्डिंग्स हैं वो बड़ी है। 500 एकड़ है, 1000 एकड़ है, 2000 एकड़ है, उतने लैंड होल्डिंग्स वाले किसान है वहां। हमारे तरह नहीं है। हमारे देश में जो एवरेज लैंड होल्डिंग है वो 1 एकड़ है, लगभग 1.5 एकड़ है। वो छोटे किसान है। इनका ध्यान कौन रखेगा? जो करोड़ों लोग नौकरी कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, 10-15 हजार रुपया, 18,000, 20,000 रुपया, इनके बूढ़े माँ बाप को कौन देखेगा? ये कैसा विकास है? उन लोगों की सामाजिकता कैसी है? परिवार व्यवस्था कैसी है? उनकी संस्कृति कैसी है? इसको कौन देखेगा? ये बड़ा खतरनाक पक्ष है। ध्यान में रखने की बात है। इस मॉडल ने हमारे देश की सामाजिकता को नष्ट कर दिया, हमारे देश के सांस्कृतिक मूल्यों को भी नष्ट कर रहा है। ये विकास वो चाहिए था जहां 7.5 लाख गांव समझते उनका विकास हो रहा है। 800 से ज्यादा जो जिला केंद्र है वो समझता है विकास हो रहा है। 5,000 के लगभग जो ब्लॉक सेंटर्स है वो समझते उनका विकास हो रहा है। और इसलिए ये मैंने डिस्पैरिटी बताया, बहुत खतरनाक है, गंभीर है। ये लोगों के मन में दुख पैदा करता है, निराशा पैदा करता है और कभी कभी गुस्सा पैदा करता है। उनकी क्या भूमिका है इस विकास में? अब एक दूसरा पक्ष लेते हैं। विकास तो हुआ, इसमें कोई दो मत नहीं है। मैंने पहले बताया विकास तो हो रहा है, लेकिन इस विकास ने और क्या किया कि बड़ी मात्रा में पारिवारिक जीवन को नष्ट कर दिया, पारिवारिक मूल्यों को नष्ट कर दिया। अभी 12 फरवरी के समाचार पत्र में एक समाचार था, एक रोहन चंद्र नाम का एक इंजीनियर है, अमेरिका में रहता था, घर में आया, माता पिता से पैसा मांगा, कुछ काम शुरू करना चाहता है, वो मना किए होंगे, जो भी घटना रही होगी। इसके पिता नेवी में कैप्टन थे, इसकी माँ डेंटल सर्जन थी, डॉक्टर थी। इसने माता पिता दोनों की हत्या कर दी। 7 फरवरी की एक न्यूज है, गाजियाबाद में 3 बहनें थीं, तीनों बहनें कोरियाई गेम्स खेलती थीं। धीरे धीरे उन्होंने भारतीय संस्कृति सभ्यता से अपने को दूर कर लिया, अपने को डिक्लेयर कर दिया, हम कोरियन हैं, हम कोरियन लड़कों से शादियां करेंगे। उनके पिता को ये पता चल गया, उनके पिता ने फोन ले लिया और तीनों लड़कियों ने आत्महत्या कर ली, 9वीं मंजिल से कूद गई। एक श्रीनिवास करके एक वेस्ट गोदावरी का एक बालक है, नौजवान है, उसने अपनी माँ और अपने भाई दोनों की हत्या कर दी। ये अलका जैन करके एक महिला है, उसका समाचार आया, उसका बेटा 14 साल का है। उसके बेटे ने कहा, आप ऐसा कपड़ा पहन करके आप क्यों जाती हैं पार्टी में, मत जाए, कपड़ा ठीक पहन करके जाया करिए। ऐसा करके इस बालक ने कहा। ये 14 साल का लड़का है। इस मां ने अपने बेटे की हत्या कर दी। 12वीं क्लास का एक विद्यार्थी गुजरात में वडोदरा में एग्जाम में लेट आया, तो उसकी क्लास टीचर ने कहा, क्यों लेट क्यों आए? इस बालक ने, वो अपने जो क्लास टीचर थी उसको पूछा, कहा, नो वन आस्क्ड मी एनीथिंग एट होम, सो हु आर यू टू क्वेश्चन मी? जोर से 2-3 थप्पड़ मारा अपनी उस क्लास टीचर को। बंधुओं, ये कोई सामान्य बातें नहीं है, असामान्य बातें हैं। अभी हरिद्वार का एक समाचार 11 जनवरी के अखबार में निकला। एक महिला, उसके 2 बेटे, दोनों बेटे अच्छे पढ़े लिखे, एक दिल्ली में है, एक साथ की फरीदाबाद में है। 1 महीने तक इन दोनों बेटों ने खबर नहीं ली, फोन लगाया तो उठा नहीं, वो महिला मर गई। मरने के 20-25 दिन बाद ये पहुंचे वहां पर, वो डेड बॉडी वहां सड़ती रही और ये वहां ज्यादा दूर नहीं, थोड़ी दूर पर ये दोनों बेटे रहते थे।
ये संकट है। इस डेवलपमेंट ने कैसे हमारे संबंधों को बिगाड़ा है, कैसे हमारे पारिवारिक जो मूल्य थे उनको नष्ट किया है। डेवलपमेंट तो अच्छा दिखता है, लेकिन परिवार की जो व्यवस्था है वो कैसी हो गई। चलो इसको छोड़ दीजिए, अब पर्यावरण पर आइए। अभी गुटेरस करके जो यूएन के इसके सेक्रेटरी हैं, एक 2 साल पहले नेपाल में भाषण दे रहे थे। वो कह रहे थे मैं दुनिया की छत से बोल रहा हूं, ग्लेशियर्स पिघल गए, अनेक देशों को पानी नहीं मिलेगा, लोग भूख से मर जाएंगे, खेती नहीं हो पाएगी। नाउ स्टॉप दिस मैडनेस, इस पागलपन को छोड़ो, जीवन में संयम लाओ, कम खरीदो, कंज्यूम कम करो। ये फिनाइट रिसोर्स है, सारी धरती पर है, इनफिनाइट ये लोड नहीं बियर कर सकती धरती। वी आर डिगिंग आवर ग्रेव्स, वी आर नॉट डिगिंग कोल एंड ऑयल, ये उन्होंने कहा था। हम अपनी कब्र खोद रहे हैं इस धरती पर। मान जाइए मेरी बात को, इस पागलपन को छोड़ दीजिए। लेकिन यह पर्यावरण का संकट बहुत बहुत तेजी से बढ़ रहा है, भयंकर। इस साल देखिए सर्दी कम पड़ी है, पहाड़ का बर्फ 30% कम पड़ी है। इसका इमीडिएट रिपरकशन क्या होगा? नदियों में पानी कम आएगा, इरिगेशन के लिए पानी कम मिलेगा। जो बर्फ 40 फुट 30 फुट पड़नी थी, वो बर्फ केवल 3-4 फुट पड़ी है इस साल। और जब सूखा पड़ता था, रेगिस्तान था, वहां बाढ़ आने लगी। अब जयपुर, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर बहुत पानी पड़ रहा है। लेकिन जब पानी पड़ता था, उड़ीसा, हमारा पूर्वी उत्तर प्रदेश, वो पानी कम पड़ने लगा, नदियों में पानी कम हो रहा है। इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड डालते डालते सारे दुनिया में बड़ी मात्रा में जमीन खराब कर दी हमने। कितना बड़ी मात्रा में कैंसर फैल रहा है। कैंसर के कारणों में एक कारण यह भी है, जीवन कैसा हो गया। इस विकास के मॉडल ने कितनी समस्याएं खड़ी की हैं, इसको अध्ययन तो करे कोई। स्लम में रहने वाली आबादी अब 10 करोड़ से ज्यादा है, जिसका रहने का कोई स्तर ही नहीं है। पॉल्यूशन इतना बढ़ रहा है, उस पॉल्यूटेड वातावरण में स्लम के लोग रहते हैं। पीने का पानी भी अशुद्ध है, हवा भी अशुद्ध है। तो एक और ये ग्लोबल वार्मिंग और ये पॉल्यूशन, सैकड़ों स्पीसीज खत्म हो गई। फ्लोरा एंड फौना जो है वो खत्म होता चला जा रहा है। क्या होगा आगे? अगर ये 0.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और बढ़ गया तो समझिए एक बहुत बड़ा संकट हमारे देश के ऊपर आ जाएगा, दुनिया के ऊपर आ जाएगा। 0.5 सेल्सियस बढ़ते, फिर लगातार जो हमारी पेरिनियल रिवर्स है, इनका पानी बहुत कम हो जाए, अभी भी कम होता जा रहा है। हमारे देश में 40-45 वर्षों में गंगा का पानी आधे से भी कम रह गया है। बंधुओं, ये सिविलाइजेशन का जो मॉडल है ना, ये खतरनाक है। ये पश्चिमी मॉडल जो आगे बढ़ चला, और दुर्भाग्य की क्या बात है, इसी पश्चिमी मॉडल को ही लोगों ने कहा यही मॉडल दुनिया को आगे ले चलेगा। एक रफीक जकारिया साहब भारत में बड़े अच्छे लेखक होते थे, उनका बेटा फरीद जकारिया है, वो शायद अमेरिका अब रहने लगे हैं। तो पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड ऐसा करके उन्होंने पुस्तक लिखी है। वो ये कहते हैं अब दुनिया में ये अमेरिका का मॉडल ही चलेगा, अब दूसरा मॉडल नहीं। The rise of the rest, the consequence of American ideas and actions. The world is going America's way. अब ये दुनिया अमेरिका के ही रास्ते पर आगे बढ़ेगी, ऐसा भी मानते हैं, ऐसा भी कह रहे हैं। बंधु, ये तो इसके बहुत डायमेंशंस हैं। आप देखिए ना, देश में 1% बच्चे जो है ओवरवेट है, 1% 2%, और 65% बच्चे ऐसे हैं 6 साल से कम उम्र के जो एनीमिक हैं। 65% बच्चे, 57% महिलाएं एनीमिक है इस देश में। अभी दिल्ली में एक करोल बाग के पास एक बस्ती है, उस बस्ती के समग्र विकास के लिए हमारे कुछ कार्यकर्ता जाना शुरू किए। हमने कहा अभी जाए भाई, एक बस्ती को देखो, गरीब बस्ती है, 4 साल से उसी में जा रहे हैं। तो एक महिला डॉक्टर हैं गुंजन मेहरोत्रा, फौज में कर्नल रही हैं। मैं उनको पूछा आप लगातार जा रही हैं, अब हमको एक बार बताओ 4 साल में क्या अचीवमेंट क्या है। वो कहती है जब मैं पहली बार गई वहां और मैं सैकड़ों महिलाओं का मैंने ब्लड टेस्ट किया, 100% महिला एनीमिक है।
100%। अब एक 3 साल में हमने लगातार बहुत मेहनत किया, खाने का सामान देते हैं, तो थोड़ा बहुत कुछ मेडिसिन भी देते हैं, आयरन टैबलेट देते हैं। ये नंबर अब 67% पर आया है मेहनत करके। हम कोशिश करते हैं 4 साल और लगेगा, हम इस बस्ती को कम से कम एनीमिया से मुक्त कर देंगे, और जो स्किन डिजीज है, बच्चों के पेट में वर्म्स है, टीबी है और बहुत सारी बीमारी, उन सबको हम ठीक कर देंगे। लेकिन एक बस्ती के लिए 20 डॉक्टर लगाने पड़ रहे हैं, 5000 की पॉपुलेशन है, तो सारे देश में 57% महिलाएं एनीमिक, 65% छोटे बच्चे एनीमिक। भविष्य का भारत कैसा होगा आप सोच के बताइए। ये कैसा भारत होगा? पंजाब के अंदर 30 लाख लोग एडिक्शन में हैं, ड्रग एडिक्ट है। कैसा भारत है? सुसाइडल टेंडेंसी बढ़ रही है, परिवार टूट रहे हैं छोटी छोटी बात पर, और तलाक देने को तैयार है। क्यों? सही शक्ति कम हो रही है, समझाने वाले लोग कम है, आध्यात्मिक भाव कम है, दूसरे की बात को मान करके जीने में आनंद पाना, ये जो आध्यात्मिक भाव था, ये कम होता जा रहा है, कम। अपनी बात मनवाने में आदमी अपनी जीत मानता है। ये भारत का दर्शन बिल्कुल नहीं है। भारत का दर्शन है दूसरे की बात मान लो, घर तब चलता है, परिवार तब चलता है। अब तो उल्टा हो रहा है, अपनी बेटी को ही मां सिखा के भेजती है, बात मानने की जरूरत नहीं है। हमने बेटी ऐसे पाली, ऐसे पाली, ठीक है, मन में ऐसे समझाओ, लेकिन झगड़ा तो बचाओ। बच्चों को कौन समझाएगा? बेटों को भी समझाओ, बेटी को भी समझाओ, परिवार तो बचे। देखो कोर्ट में कितने केस आ रहे हैं, किसी जज के पास बैठ जाइए ना, बता देगा कितने केस आ रहे, भाई भाई के केस आ रहे, माँ बेटे के केस आ रहे, पत्नी पति के केस आ रहे। ये सभ्यता जो है, ये सिविलाइजेशन है, ये विकास का मॉडल है, कहां ले जाएगा हमको? इस विकास के मॉडल में ये पूंजीवादी व्यवस्था थी। पूंजीवादी व्यवस्था का मूल कहां था? मूल उन लोगों के पास था जिन्होंने प्रारंभ करी, वो घोर असहिष्णु थे। इतिहास उठाकर देखिए ना, तो रोमन लोग थे जिन्होंने बहुत पैसा पैदा किया, दुनिया में जहां पकड़ते थे वहां से स्लेव ले आते थे, सस्ती उनको लेबर मिलती थी, उन्हीं को लड़ने के लिए आगे भेजते थे। ये मानवता नहीं थी। ये वर्तमान का जो सिविलाइजेशन का, ये विकास का जो मॉडल है, उन लोगों ने दिया है जिन्होंने मनुष्य को मनुष्य नहीं माना था कभी। परिस्थितियां बदली। रोम और ग्रीक लोग थे, जो थे मेसोपोटामिया के लोग थे, जो बेबीलोनिया के लोग थे, गुलाम बनाने में जिनका स्वभाव था, उन्होंने व्यवस्था बदली। बाद में क्या? बाद में कॉलोनी बना ली, जगह जगह शासन करने लगे, तो एक्सटॉर्शन के शोषण करते थे। वहां से रॉ मटेरियल भी लेते थे, गुलाम भी लेते थे, सामान बेचते थे। सारी दुनिया में जिन लोगों ने कॉलोनीज बनाई, उपनिवेश बनाए, शोषण किया, वे अगले फॉर्म में आए। मल्टीनेशनल कंपनी बना लिए, एमएनसी बनाए, शोषण दिमाग में चलने निकला। जिन लोगों ने एथनिक क्लेंसिंग किया, जिन लोगों ने मास मर्डर किए, जिन लोगों ने फोर्स कन्वर्जन किए, जिन लोगों ने स्लेव बनाए, कॉलोनीज बनाई, एक्सटॉर्शन किए, वे आज हमको एक नई सभ्यता का नमूना ला करके दे रहे हैं। बंधुओं, ध्यान में रखिए, उनकी जड़ में शोषण है, उनकी अंतरात्मा में शोषण है। उनकी अंतरात्मा यही कहती है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, द इंटॉलरेंट एंड ऑप्रेसिव मेंटेलिटी है उनकी। ट्रंप साहब क्या कर रहे हैं, हमको दिखता नहीं है। या विदेशी कंपनियां क्या करती हैं, एक एक मेडिसिन का कीमत 50-50 लाख रुपया है, 2-2 करोड़ रुपया है। हम जानते नहीं है। मानसिकता कौन सी है? जो मानसिकता स्लेवरी को प्रोटेक्ट कर रही थी, जो मानसिकता कॉलोनाइजेशन को प्रोटेक्ट कर रही थी, जो मानसिकता तरह तरह से एक्सटॉर्शन कर रही थी, ब्रूटल एक्सप्लॉइटेशन किया जिस मानसिकता ने, वो मानसिकता आज कैपिटलिस्ट मूवमेंट के नाते से सारी दुनिया में फैलने की कोशिश कर रही है। यह मॉडल है एक प्रकार का जो इंपीरियल कॉन्क्वेस्ट था, तब वो उनके हाथ में आ गए। उनके हाथ में टेक्नोलॉजी है, उनके हाथ में साइंस है, उनके हाथ में आज बड़े बड़े कॉलेजेस है, इंडस्ट्रीज है, हाथ में ताकत है।
वो ताकत कहीं गई तो दुनिया से ही है, ये बात सच है। देखो उन्होंने आज पकड़ कर रखी है, लेकिन मानसिकता नहीं बदल रही। इसके बारे में बहुत अच्छा रविन्द्रनाथ ठाकुर ने एक भाषण में बोला है। नेशन, राष्ट्र नाम की उनकी किताब है, छोटी सी किताब है, 4 या 5 भाषण है। उसमें एक जगह लिखते हैं, देखो ये पश्चिम के लोग बड़े ऑर्गेनाइज्ड है, क्योंकि प्रकृति बड़ी खराब थी, वहां निष्ठुर थी। बहुत थोड़ी थोड़ी जमीन कहीं उपजाऊ मिल जाती थी, कहीं 100, 200, 500 एकड़ जमीन उपजाऊ मिल गई, बस उस पर कब्जा कर लिया। वो कबीला वहीं रहता था, अब मौके की तलाश में रहता था, कौन सी नई जमीन जीती जाए। तो पूरे कबीले के सब लोग मिलकर के लड़ते थे, सब लोग मिलकर के एकजुट होकर के आक्रमण करते थे। मौका पड़ गया, परिस्थिति विपरीत आई तो एक साथ भागते थे। एक साथ मिलकर लड़ना, एक साथ आक्रमण करना, एक साथ भागना, एक साथ प्लानिंग करना, ऐसा करते 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 उनके अंदर एक ऑर्गेनाइजेशनल एक मेंटेलिटी बन गई, संगठित होकर के रहना उनको आ गया। तब वे ऐसे आक्रमण करके नई नई जमीनों की खोज करके लूटते थे। कबीले थे, 2, 3, 4, 5 हजार वर्ष पहले से यह उनकी मानसिकता थी। बाद में साम्राज्य स्थापित किए, कॉलोनीज स्थापित करी, लेकिन मेंटेलिटी नहीं बदली। तो लूटने की मानसिकता थी, वो नहीं बदली, वो रिलीजियस वार्स में बदल गई, वो कॉलोनियल कॉन्फ्लिक्ट में बदली। और आज आते आते रविन्द्रनाथ ठाकुर लिखते हैं वो एमएनसीज के रूप में है। मानसिकता वही है जो मास स्लॉटर करते थे। कोलंबस ने क्या किया, देखिए ना, अफ्रीका में क्या किया इन लोगों ने, अब देखिए ना। और इसलिए ये विकास का मॉडल जो है ये शोषण पर आधारित है, एक्सप्लॉइटेशन पर आधारित है। हम कैसे दूसरे को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, ये तो एक प्रकार का हम कह सकते हैं अमानवीय है। एक ब्रिटिश हिस्टोरियन है क्रिस्टोफर बेली, वो लिखता है द